ये सेशन अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम एक ऐसे शख्स से सुनने को जा रहे हैं जिन्होंने कि न सिर्फ सेना के उच्च पद को हासिल किया, अपनी साफगोई, अपनी तमाम कदमों से एक अलग तरह की छवि बनाई, बल्कि जब राजनीति में आए तो उनकी छवि दूसरी तरह से बनी है। चूंकि हम 26/11 की को याद कर रहे हैं, उन शहीदों को, उनको वीरों को याद कर रहे हैं जिनकी जान इसमें गई थी। एक संकल्प हमारा है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। हम उस घटना को भी नहीं भूलेंगे, लेकिन जो परपेट्रेटर थे, जो कि दोषी थे, उनको माफ भी नहीं करेंगे। जनरल सिंह, मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस देश में पहली बार आपकी छवि तब आई थी जब आप एक सेना के पद पर रहते हुए आपने भ्रष्टाचार को एक आईना दिखाया था। आपने बताया था कि आपको कुछ साइन करने का एक ऑफर मिला है जिसको लेकर देश में हंगामा हुआ था। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरा पहला सवाल यह है कि इतनी हिम्मत कैसे अचानक आई और ये काम आपने कैसे कर दिखाया? सर्वप्रथम तो मैं जितने हमारे वरिष्ठ और सम्मानित यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और मुंबई संकल्प को मैं इस चीज के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 26/11 के प्रोग्राम को उसी जगह आयोजित किया है जहां ज्यादातर घटनाएं हुई और जहां ज्यादातर खबर बनी। और इसके लिए आपको मैं कहूंगा कि आपकी दूरदर्शिता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपने यहां पर ये कार्यक्रम किया है। अनुराग, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी मैं 26/11 के बाद इस होटल में आया, मैं हमेशा उस समय को याद करता रहा कि किस तरीके से क्या चीजें हुई। उसकी बात बाद में होगी, लेकिन आपने एक सवाल किया है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी नींव के अंदर गड़बड़ होती है। और ये मैं कहूंगा कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा, पिलानी के अंदर, वहां कुछ संस्कार ऐसे थे कि घूसखोरी से, रिश्वत से और भ्रष्टाचार से एक मन के अंदर घृणा थी। और इसलिए जब किसी ने वो करने की कोशिश की तो स्वतः एक मन बना कि ये क्या है। यानी कि कोई अगर आपको आकर कहे जी कि आप ये अगर फाइल साइन कर देंगे तो इसके एवज में आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो एक बार तो मन आया कि जो पेपर वेट पड़ा उसको उठा के सिर में मार दूं। फिर मैंने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी, इससे पहले कि मैं कुछ करता वो शख्स चले गए। और उस गुस्सा बहुत था। उसी समय मैंने जो हमारे उस समय रक्षा मंत्री थे उनसे समय लिया, उनके पास जाकर कहा और उनको मैंने ये सिर्फ एक चीज कही। मैंने कहा अगर इस कुर्सी की ये कीमत है तो मैं अपना रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं। एक आप सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आप देश की सुरक्षा की जिम्मेवार, और उस समय कोई ऐसी चीज हो जाए, मुझे नहीं पता कि इससे पहले हुआ कि इसके बाद हुआ कि नहीं हुआ, पर मेरे साथ जो हुआ वो मुझे पता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है जनरल सिंह कि आपने भी सुना होगा, मीडिया में रहते हुए हम अक्सर सुनते थे कि जब जब इस देश में स्वदेशी की बात हुई, सेल्फ रिलायंस की बात हुई, डिफेंस में एक बहुत स्ट्रांग लॉबी इसका विरोध करती थी कि नहीं हमको हथियार चाहिए, हमको तमाम डर बताए जाते थे। और शायद इसी वजह से इतने साल तक भारत नहीं खड़ा हुआ। अभी कुछ सालों से ये प्रक्रिया, मेक इन इंडिया वाली प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। क्या ये विरोध उस दौरान भी होता था कि नहीं पहले हम हथियार ही खरीदेंगे, बाहर से खरीदेंगे, सेल्फ रिलायंस पर उतना जोर नहीं होता था? आपने चूंकि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाली हैं, ये मैं सवाल उस संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि जहां तक स्वदेशी का मामला है, जहां तक का मामला है कि हम हर चीज को देश में बनाएं, सेल्फ रिलायंट हों, बात बहुत दिनों से चलती है। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है,
आप अभी उस दौर से गुजर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी लें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन जैसा चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि अगर आपके घर में ही लोग बाग गड़बड़ करने वाले हों जो सिर्फ मुनाफाखोरी में हैं, तो आपका ये प्रयोग असफल हो जाता है। और इसमें मैं इस फाइल के बारे में कहना चाहूंगा, ये एक ट्रक की चीज थी जिसके बारे में बेमल ने कहा कि हम इसको खुद बना रहे हैं, लेकिन वो स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से बना रहे थे, यानी कि पूरा का पूरा सामान आता था, उसको असेंबल करते थे और उसको कहते थे ये हमने बनाया। जो चीज 15 या 20 लाख की थी उसको आर्म्ड फोर्सेस को 1 करोड़ में बेचा जाता था। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो बाबू तंत्र है, शब्द प्रयोग कर रहा हूं ब्यूरोक्रेसी के लिए, बाबू तंत्र के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो बाधा बन जाती हैं चीजों को आगे ले जाने में। उदाहरण के तौर पर आपके पास ईशापुर के अंदर एक बहुत बढ़िया फैक्ट्री है, लेकिन ईशापुर में अगर आप जाकर उनको कहें कि भाई आपने इसके अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया, वो कहेंगे जी हमको इसके लिए ऑर्डर नहीं मिला। अपने आप कोई नहीं करना चाहता। बोफर्स हमारे पास एक समय पर आई थी और जब मैं कलकत्ता में था उस समय पल्लम राजू जी आए, हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में गए। वहां मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे पास बोफर आई थी टेक्नोलॉजी के साथ, हमने टेक्नोलॉजी खरीदी थी, यानी उसके भी पैसे लिए थे। तो उनसे मैंने सवाल किया कि मुझे ये बताइए कि वो है हमारे पास सेफ के अंदर बंद है, 20-25 साल से आपके पास सेफ के अंदर टेक्नोलॉजी बंद है, आप उसको निकालकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो किसकी गलती है? और यही गलतियां हैं जिसके कारण आपको फिर बाहर, क्योंकि आपको सेनाओं को तैयार करना पड़ता है, वो कमी जो 62 के अंदर हुई थी वो दोबारा ना हो, इसलिए फिर आपको झोली पसारनी पड़ती है बाहर जाकर, और लोग बाग उसका फायदा उठाते हैं। 26/11 पर आप ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे, तो लिहाजा आपने उस अंदाज में भी देखा होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां 70 से लेकर 2012 तक संभाली हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्रास्टैक, पराक्रम, करगिल, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। आप तो बल्कि आईपीकेएफ के साथ में आपका एक ऑपरेशन भी चर्चा का विषय रहता है, जिसमें आपने कुछ एलटीटी टेररिस्ट को आपने एलिमिनेट किया था। मेरा सवाल ये है कि अब सेना छोड़कर इधर आना, जिनके अंडर में आप काम करते थे, अब खुद उसका एक तरह से बॉस बन जाना, क्या अंतर पाते हैं और क्या बदला 2014 के बाद में इन टर्म्स ऑफ आर्मी और आर्म फोर्सेस? क्योंकि बात 26/11 की हो रही है, मैं 2-4 चीजें बोलना चाहूंगा 26/11 के बारे में, क्योंकि मैं उस समय कलकत्ता में था, चीजें हो रही थी, सब लोग देख रहे थे। 2-4 चीजें जो बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा। कलकत्ता में रहते हुए, क्योंकि उससे पहले कलकत्ता आने से पहले मैं अंबाला में था, अंबाला से पहले मैं 2.5 साल कश्मीर में था, और कश्मीर के अंदर उस 2.5 साल के अंदर हमने तकरीबन 450-500 आतंकियों से छुटकारा पाया था। हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा था। वहां से खबर जब मैं कलकत्ता में था तब आई कि एक आदमी जिसको हम जानते थे, क्योंकि वहां पे रहते हुए बहुत लोगों के बारे में जानकारी थी, वो कलकत्ता के अंदर कुछ सिम कार्ड खरीदने के लिए आया है। पता किया और वो सिम कार्ड के 10-12 नंबर जो हैं हमने आईबी को भेजे कि ये नंबर खरीदे गए हैं, ये हो सकता है जयपुर या अहमदाबाद या किसी और तरह की घटना में इस्तेमाल होंगे। हमें नहीं पता था कि वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होंगे। और आपको जानकर अचरज होगा, उसमें से 4 नंबर 26/11 के हमले में इस्तेमाल हुए। यानी कि अगर आपको 10-12 नंबर मिले थे
और आपको कोई कह रहा है कि जी इसका गलत उपयोग हो सकता है, अगर आपने निगाह रखी होती, उनको मॉनिटर किया होता, तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने अपने मोबाइल ऑन किए होंगे, आप उनको पकड़ सकते थे। कहीं पे कमी थी, कहीं जो इंटेलिजेंस इनपुट आता है उसमें और कोऑर्डिनेशन जो होता है जिस तरह की चीजों पर, देखिए कई चीजें होती हैं अलग। इसी दिक्कत क्या है कि हर डिपार्टमेंट एक स्टोव पाइप के अंदर काम करता है, और कुछ जहां पर हमारी तो शक करती है, एक दूसरे के ऊपर भी शक करती है। इसलिए कई बार चीजें जो है वो शायद शाबाशी लेने की होड़ रहती होगी आपस में, शायद जो भी है, पर उसके अंदर ये पहली कमी थी। दूसरी, जो रिस्पॉन्स था, मेरा अपना मानना है एक सैनिक के नाते, वो हमारा रिस्पॉन्स और अच्छा हो सकता था। कई चीजें, कभी समय होगा तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज आप सवाल कर रहे हैं और बाकी लोग आपके सवाल से मेरे रिस्पांस सुनना चाहते हैं। नहीं, और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं दरअसल 26/11 पर आपका पक्ष के तौर पर, क्योंकि आप, जैसे मैं एक बार मैंने बताया कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। 1999 में इस देश में जब करगिल हुआ तो एक घटना थी, जो किस समय आप कश्मीर में थे, आप संभवतः आरआर को देख रहे थे, या फिर आपके पास बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। सौरभ कालिया का एक इंसिडेंट हमने देखा, बहुत ही दुखद था। आज तक गुस्सा है लोगों में, उसका आज तक जस्टिस भी नहीं मिला। इस देश ने सौरभ कालिया के साथ ट्रीटमेंट देखा, और इस देश ने अभिनंदन का भी ट्रीटमेंट देखा। मेरा सवाल आपसे इन दो रेफरेंस को लेने का ये है कि क्या बदला, क्या है अभी, चीजें किस तरह से बदलते हुए देखते हैं कि थोड़ा रिस्पॉन्स इंडिया का बेटर हुआ है या नहीं हुआ है, हम जिस तरह से आतंकवाद को डील कर रहे हैं। देखिए, रिस्पॉन्स बदला है। 2014 के बाद बहुत कुछ बदला है। अगर आप सिर्फ घटना की बात करते हैं, जो सौरभ कालिया के साथ हुआ है वो हम 1971 से देख रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से जब भी हमारा कोई युद्ध हुआ है, उनकी एक जो भावना है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो हमारे खिलाफ नृशंस है। बहुत मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन उदाहरण देने का भी समय नहीं है। लेकिन एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा, 2014 से पहले जब भी कोई आतंकी हमला होता था, तो एक चीज उठती थी, हम निंदा करते हैं, एक और हो जाता था, हम और निंदा करते हैं, फिर घोर निंदा करते हैं, फिर अति घोर निंदा करते हैं। 2014 के बाद चीजें बदली। 2014 के बाद हमने एक बार जरूर कहा कि निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद हमने कहा ठीक है, आप दोबारा करेंगे तो हम भूलेंगे नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे, हम आपके घर में ही जाकर आपको मारेंगे। ये बदला है। देखिए, कोई भी देश जब अपने लड़ाकू हवाई जहाजों को बॉर्डर के पार भेजता है, तो वो लड़ाई का आह्वान है। जी बिल्कुल। 2 तारीख की रात को और 3 तारीख की सुबह पाकिस्तान ने यही किया था हमारे साथ, और हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया था दिसंबर 1971 में। आपने जहाज भेजे और आपने टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया, उसने जो रिस्पॉन्स किया उसका भी आपने जवाब दिया। ये बदला है। आपने मैं वैश्विक परिदृश्य में पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें हो रही हैं, अफगानिस्तान में चीजें हो रही हैं, अभी यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका में को लेकर भी चीजें बदलती हैं। इसके दूरगामी परिणाम भी देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशन हो गया है। आज दोस्ती है, कल दुश्मनी है, फिर दोस्ती है, फिर दुश्मनी है। इसको आप लॉन्ग टर्म में किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोस्ती और दुश्मनी देशों के अंदर होती रहती है। कूटनीति और रणनीति साथ साथ चलती है। आपकी अगर रणनीति कहती है कि जहां तक कूटनीति का हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है, लेकिन एक आप रेड लाइन अपने लिए लगा लेते हैं, इसके आगे नहीं चलेगा, और विश्व इसकी कदर करता है। विश्व लचकदार सहनशीलता की कदर नहीं करता है। विश्व देखता है कि आप कितने मजबूत हैं। कल उधर घुस जाऊंगा, आप कहेंगे कोई बात नहीं,
आप निंदा तक सीमित रहें, या आप कहें कि भी अगर ऐसा किया तो हम आगे बढ़कर कुछ भी करने को तैयार हैं, तब पूरा विश्व आपका साथ देता, क्योंकि विश्व भी नहीं चाहता कि युद्ध छिड़े। एक चीज और, आपने कुछ बहुत से मंत्री के तौर पर बहुत से राहतकार, बहुत से भारतीयों को भी निकाला है। यमन है, सूडान है, यूक्रेन है। इस दौरान बहुत क्या-क्या चुनौतियां थी और किस तरह से उन कामों को अंजाम दिया, क्योंकि लार्ज नंबर इवैक्यूएशन किया, उसमें कई तरह की चुनौतियां उस दौरान रही होंगी। देशों के साथ संबंध है, जो हमले हो रहे हैं, जिस तरह की सिविल वॉर जैसी स्थिति होती है, वो चुनौतियां किस तरह की थी और कैसे आपने अंजाम? देखिए, कोई भी जो इवैक्यूएशन होता है, हर इवैक्यूएशन अलग तरह का होता है, कोई भी चीजें उसमें समान नहीं होती। जब यमन के अंदर चीजें गड़बड़ा रही थी, वार्निंग दी जा चुकी थी, हमारे लोग वहां पर थे, उस समय हमारा अंदाजा था कि तकरीबन 3,500 लोग वहां पर हैं। मुझे सुषमा जी ने कहा कि जनरल साहब आप चले जाइए। जो शुरुआती एक आकलन था, उसके हिसाब से 2 एयर इंडिया के जहाज मस्कट में रखे गए थे। उन्होंने कहा आप मस्कट चले जाइए। मैंने कहा मस्कट तो बहुत दूर है, मस्कट जाकर क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा कहां पर जाएंगे आप। मैंने कहा मेरे नक्शे के हिसाब से जिबूती ज्यादा अच्छा लगता है, मैं वहां चला जाता हूं। मैं जिबूती गया, वहां पे जाके बातचीत हुई, लोगों से पता किया क्या हो रहा है, और उसके बाद हमने जहाज अपने वहां पर मूव किए। और उसके बाद फिर हमने सुझाव दिया कि अच्छा रहेगा अगर सऊदी अरेबिया, जो कि अगवा था उस लड़ाई में, उनके साथ बातचीत की जाए। प्रधानमंत्री जी ने वहां के जब पहले दिन की फ्लाइट की, मैं उनके साथ गया। मुझे याद है हमारे एम्बेसडर ने कहा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं सना तक जा रहा हूँ। बोले आपके पास तो वीसा वगैरह कुछ नहीं। उनका कोई बात नहीं, जहाज जा रहा है, वापस आ जाऊंगा मैं शाम को। और जब सना में पहुंचे तब मुझे, क्योंकि हमारे फौजी सिखलाई में ये होता है कि जब तक आप चीज को जमीन पे ना देखो तब तक आपको असलियत नहीं पता चलती। और सना में जाकर जब मैंने देखा कि वहां पर कितनी दिक्कत है, ना वहां पर कोई परिवहन का सिस्टम था, ना कम्युनिकेशन का सिस्टम था। एयरपोर्ट पूरा का पूरा टूटा हुआ था बमबारी से। आप लाएंगे भी लोगों को तो कैसे लेके जाएंगे। रनवे के ऊपर कई जगह क्षति थी। तो इन सब को देखते हुए मैंने निश्चय किया कि मैं वहीं रहूंगा। गलती क्या की कि सोच करने गया था कि शायद रहना पड़ेगा, तो कपड़े भी नहीं थे। तो रात को वो कपड़े धोकर अगले दिन फिर पहन लिए। लेकिन एक फायदा उसका ये हुआ कि वहां पर हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाए। क्योंकि जब गोलाबारी हो रही है, उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल आती है। इसी तरीके से, और उसमें फिर हमने तकरीबन 7,000 लोगों को निकाला, जिसमें से 5,000 हमारे थे, 2,000 तकरीबन 48 देशों के थे। अमेरिका उसमें शामिल है, सब बड़े बड़े देश उसमें शामिल थे, पाकिस्तान भी था, जो कि जिनके लोगों को निकाला। साउथ सूडान के अंदर भी दिक्कत थी एक अलग तरह की। हमें ये नहीं पता था कि हम हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते। तो C-17 को हम लेकर गए थे, क्योंकि हमें लगा कि अगर अब की बार एयर इंडिया लेकर जाएं तो पता नहीं उसके साथ क्या रिएक्शन होगा। और वहां पर क्योंकि सब कुछ फौजी पैदा हुआ कि वो लोग भी इस चीज के लिए तैयार थे कि अगर कुछ होगा तो वो एयरपोर्ट की सुरक्षा दे देंगे। तो वहां पर उतर के लोगों को इकट्ठा करके फिर निकाला। जहां तक ऑपरेशन गंगा का सवाल है, एक अलग तरह का ऑपरेशन था। और इसमें मैं दाद देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सोच और बहुत अच्छे तरीके से सूझबूझ से इसको किया गया, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ यूक्रेन की सीमा मिलती थी। एक देश से लोग बाग नहीं निकलेंगे, और आपने 22,000-22,500 लोगों को निकालना है, तो कैसे आप एक जगह से निकाल सकते हैं। तो मेन जो देश था जहां से निकलने का हुआ था, पोलैंड था। तो मुझे पोलैंड भेजा गया, हंगरी था, रोमानिया था,
मोल्दाविया था, और इस तरीके से स्लोवेनिया, और इनके अंदर 5 लोगों को अलग अलग डिटेल किया गया। हमारी एम्बेसी के लोग दूसरी तरफ काम कर रहे थे, उनके साथ तालमेल किया गया, उनको निकालने के लिए कैसे निकाला जाए। शुरू में दिक्कत थी क्योंकि सब लोग पोलैंड वाले रास्ते से निकलना चाह रहे थे और यूक्रेन के लोग भी उसी रास्ते से निकलना चाह रहे थे। तब आप सोचिए, अगर 25 किलोमीटर का ऐसी सड़क पर जाम हो जिसके दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है, सिर्फ एक गाड़ी निकलने का रास्ता है, तो जो पीछे फंस गए 25 किलोमीटर दूर, उनको कितनी दिक्कत होगी। तो शुरू में आपने सुना होगा कि हमारे विद्यार्थियों को दिक्कत आई, वो इसीलिए दिक्कत आई, लेकिन बाद में उनको ठीक तरह से निकाल पाए हम। उनको ही नहीं बल्कि उनके जो पालतू जानवर थे उनको भी निकाल पाए। ये भी हमने सुना था कि कुछ समय के लिए संभवतः विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के कहने पर दोनों देशों ने कुछ देर के लिए आपको एक तरह की विंडो दी थी, एक सीज फायर था कि ताकि इंडियंस खासकर निकल जाएं। ये कितना सही है और क्या क्या अनुभव था उसमें? प्रधानमंत्री जी के कहने से, और मैं बड़े इसमें मुझे कोई वो नहीं है कहने में हिचकिचाहट, उनकी जिस तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते बनाए हैं पूरे विश्व के अंदर, उनका बहुत सम्मान है। यहां तक कि जब मैं पोलैंड में था तो उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई इस इलाके में शांति स्थापित करा सकता तो आपके प्रधानमंत्री हैं। और हमारे रिश्ते क्योंकि दोनों देशों के साथ अच्छे थे, इसलिए जब जब हमको संकट ने घेरा तब तब उन्होंने बात की, और उस बात के हिसाब से दोनों तरफ से हमको सहायता मिली। बिल्कुल, ये तो एक लैटिन अमेरिकी देश के प्रधानमंत्री तक ने कहा था कि अगर यूक्रेन और रशिया में है तो इंडिया को इसमें मेडल करना चाहिए। पर मेरा सवाल एक बार फिर आता है कि 26/11 के बाद जब खासकर हम लोग डॉजियर देते थे और डॉजियर पर पाकिस्तान उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा था, तब एक तरह का फ्रस्ट्रेशन होता था, पूरे देश में नाराजगी थी। मैंने आपसे सवाल भी इसलिए किया था कि क्या उसके बाद बदला है। अब आज हम एक अलग तरह के रिश्ते के साथ पाकिस्तान में हम बात नहीं कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बड़ी छटपटाहट है। भारत ने अपनी इस विदेश नीति से आपकी नजर में कितनी एक तरह की सफलता कहें या कम से कम कंटेन करने में स्थिति पाई है, या अभी चुनौती आप देखते हैं उसको? देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अगर हम उसका सही रूप में आकलन करें, पाकिस्तान सेनाओं को कम करते हैं, आतंकवाद को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम घबरा जाते हैं, इसलिए हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। उसके अंदर बदलाव आया है। अब शायद उनको समझ में आने लगा है कि भारत बात करता है रिश्ते अगर सुधारने की, तो वो आतंकवाद से घबरा कर नहीं करता है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि दूसरी तरफ के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहे। बहुत बड़ा अंतर है इसके, और इसीलिए आप देखेंगे कि आम नागरिक की वहां पर आवाज में और वहां के सरकार की आवाज में और वहां की सेना की आवाज में फर्क है। तो ये एक बदलाव है। और कई लोग कहते हैं जी आप बात नहीं कर रहे। देखिए, बात तो तब की जाए जबकि कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे आपको जवाब मिलेगा। आपको वही अगर घिसा पिटा जवाब मिलना है तो कोई फायदा नहीं है। तो आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि पहले आप आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल करिए, आतंकवाद को एक्सपोर्ट मत करिए, हम रिश्ते सुधारने को तैयार हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उनकी हर मुसीबत के अंदर उनकी सहायता करते हैं। आप सेना प्रमुख रहे, आपने बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली। अभी कुछ एक और स्टेटमेंट आजकल बड़ा चर्चा में है कि भारतीय सेना के एक जनरल ने कहा कि अगर भारत सरकार अनुमति दे तो हम पीओके को ले सके, हमारे उस कब्जा हिस्से को वापस लें। मेरा सवाल यह है कि सामरिक दृष्टि से है कि सेना के एक बड़े अधिकारी को रेटरिक पे भरोसा करना चाहिए या कुछ और तरीके से, या इसके कुछ एक अलग तरह के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं? समटाइम पोस्चरिंग शायद हेल्प करती हो, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर
आप गामा पहलवान के साथ कुश्ती करने जाएं तो गामा पहलवान कभी नहीं कहेगा कि मैं आपको मार दूंगा। इसी तरह सामरिक दृष्टि से आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको करना होगा आप करेंगे। और कई बार कई लोग वक्तव्य दे देते हैं, वो ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो आपने करना उसको मन में रखिए। जब आपको आदेश मिले कि करना, उसको कर दीजिए। पीओके को हम 48 में भी ले सकते थे, लेकिन उस टाइम जो सरकार थी उसने फैसला किया कि बहुत हो गया, हमारे माउंटबेटन साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए रोक दो। रुक गए, लेकिन उस समय ले सकते थे हम। आज भी अगर मौका आएगा तो सेनाएं तैयार है। आप ने 70 में जब कमीशन लिया, आपने कहीं पढ़ा था मैंने कि आपके जो फेवरेट थे वो जनरल मानेकशॉ थे। 71 वॉर में आपने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर एक ऑब्जर्वेशन किया था, संभवतः बांग्लादेश जाकर, वहां जेनोसाइड जिस लेवल पर है। 71 वॉर को लेकर भारत में तमाम एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि भारत की बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। मेरा सवाल आपसे व्यक्तिगत तौर पर यह है कि क्या ये एक मतलब जिसे कह सकते हैं कि सामरिक तौर पर हो सकता है कि जीत हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में इंडिया कहीं उसमें शायद लूज किया। भारत की मिलिट्री ने जंग जीती, लेकिन भारत के नेतृत्व ने कहीं वो जंग हार दी। हम वो नहीं हासिल कर पाए अपने सैनिकों के बलिदान के बाद, जो संभवतः एक युद्ध के बाद आदमी, जीत के बाद देश हासिल करता है। इससे आप सहमत हैं या आपका ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है? अनुराग जी, ये बात बहुत लोगों के मन में घूमती रहती है। इसके ऊपर बहुत बार लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हर चीज उस समय के वास्तुस्थिति पर निर्भर करती। 1971 की लड़ाई विश्व के सैन्य इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी कि आपने 13 दिन के अंदर एक देश को आजाद करा दिया। और ऐसी परिस्थिति में जबकि उस इलाके के अंदर सैकड़ों नाले थे, सैकड़ों बड़ी बड़ी नदियां थी, उसके बावजूद जब कोई सोच नहीं सकता था कि आप इतनी जल्दी ढाका पहुंच जाएंगे, तो जो लोग ग्राउंड पर थे और जिन लोगों ने प्लानिंग की, वो आपने कहा ये देश आजाद हो गया है, इसको अपने आप संभालने दो। यानी कि आप उनके साथ बंधुत्व की भावना लेकर लड़े। उनके लोगों का भी खून बहा, आपका भी खून बहा, और आपने एक कोशिश ये की कि ये देश इस चीज को आगे जरूर पहचानेगा। और मैं एक सवाल आपके पास छोड़ता हूं। मुजीबुर रहमान कहां थे उस समय? कैद में थे जी। अगर मुजीब नहीं आते तो क्या बांग्लादेश जिस मायने में हम उसको बनाना चाहते थे, क्या वो बनता या उसमें कमी रह जाती? सोचने की बात। और अगर कमी रह जाती और वो जिस चीज को आप पूर्ण करना चाहते वो नहीं होती, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता कि आप उनको किसी तरीके से निकलवा सकें और जो भन्नाहट उस समय पाकिस्तान के अंदर थी उनको फांसी ना लगाएं। हो सकता है कि ये कारण रहा हो एक का कि अभी ये करो, उसके बाद देखेंगे। और 1972 के अंदर जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर एक चीज और बड़ी साफ है। शिमला एग्रीमेंट के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल जो जहां पर जिसका कब्जा था उसके हिसाब से थी। जहां पे हमारा कब्जा था हमने वो जगह नहीं छोड़ी। जहां कुछ इलाकों के अंदर वो आए थे, वो अदला बदली इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हुई, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी उसके ऊपर हमने नहीं छोड़ा और उसके अंदर हमें फायदा रहा। दूसरी चीज उस एग्रीमेंट के अंदर कही गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो डिलिनिएट की गई है, इसको चाहे इसके ऊपर कितने भी डिफरेंसेस हो दोनों तरफ, लेकिन इसको बदला नहीं जाएगा। ये एग्रीमेंट था।
और उसका कारण ये था कि हम नहीं चाहते थे कि बार बार कोई कोशिश करता रहे कि इसको चेंज कर दो, इसमें ये कर दो, और इसीलिए कारगिल तक वो लाइन स्थिर थी, किसी भी साइड ने उसको बदला नहीं। लेकिन जब उसके अंदर एक अंडरलाइंग, एक अंदरूनी चीज जो उसके अंदर थी, वो ये थी, अगर कोई साइड इसको, यानी पाकिस्तान अगर करता है तो हम कहीं भी लड़ाई करने को तैयार हैं। और कई बार ऐसे मौके आए हैं 71 के बाद, जबकि पाकिस्तान ने कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया और हमने फोर्सेस को मोबिलाइज किया और उनको कहा कि आप यहां पे अगर कुछ करोगे हम कहीं भी जा सकते हैं। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो ये एक चीज जब उसमें शामिल कर ली गई, उसके अंदर एक ये भावना रही कि मुजीब का बंगला, तो शायद बांग्लादेश उस रूप में ना हो जिस रूप में आप चाहते हैं। बाकी आप फिर इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। एक बस 2 सवाल बचे हैं मेरे। एक सवाल आप 26/11 के इससे संदर्भ में ही है। पिछले कुछ सालों में आपने कहा कि हम चीजें बदली हैं, वहां से कंट्रोल किया है, कश्मीर में बहुत बदलाव है, पत्थरबाजी की घटना से लेकर नंबर ऑफ टेररिस्ट जितने एलिमिनेट होते हैं। क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आती है? चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट हमारे ऐसे हैं, या अभी ये तनाव लगातार रहेगा? और भारत की इस रिजॉल्व का पॉजिटिव इफेक्ट कुछ देखते हैं आप लॉन्ग टर्म में? देखिए, आतंकवाद एक बड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन है। आज अगर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उसमें सफलता नहीं मिल रही, और जहां तक कश्मीर का सवाल है उसको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही, लेकिन लोगों को गुमराह करने के अंदर ज्यादा समय नहीं लगता। और हमारे यहां तो वैसे भी लोग बहुत से ऐसे जो गुमराह होने को तैयार रहते हैं, कोई उसका इलाज नहीं है। और इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं है। सब धर्मों के अंदर, सभी वर्गों के अंदर बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये हमको तिरंगा नहीं पसंद है, हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे। और इसलिए आतंकवाद और उसको बढ़ावा देना का काम चलता रहेगा। और हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि वो जो दूसरी तरफ जैसे चेष्टा है वो कॉस्टली होती जाए। जैसे जैसे उसके ऊपर अंकुश लगेगा, जैसे जैसे उसके ऊपर उनका नुकसान होगा, अपने आप वो कम होती जाएगी। अब आप देखेंगे एक दूसरी चीज शुरू हुई है पंजाब के अंदर, ड्रग्स की। पहले पंजाब के अंदर अगर ड्रग की खेप गिराई जाती थी या खिसकाई जाती थी बॉर्डर के पार, तो उसमें एक साझा होता था कि जो उसको लेकर इस जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा उसको पैसे मिलेंगे। आज दूसरी तरफ से कहते हैं कि जी हम 5 किलो डाल रहे हैं, 1 किलो आप रख लेना। और जो आदमी 1 किलो अपने पास रखेगा क्या करेगा? वो इस्तेमाल करेगा या किसी को इस्तेमाल के लिए देगा। और इसलिए आज समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये जब तक हम आगे नहीं देखेंगे और जब तक हम जो हमसे शत्रुता रखते हैं उनकी सोच को समझते हुए आगे की चीजें नहीं सोचेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हमको नुकसान होता रहेगा, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल वीके सिंह, समय निकालने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और जैसा आपने कहा कि चीजें बदली हैं, और ये बदलाव एक सुखद बदलाव इसलिए है क्योंकि इस देश ने बहुत समय तक कड़ी निंदाओं को सुना है, लेकिन अभी कुछ इफेक्टिव होता दिख रहा है। आपने समय निकाला और यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी जी जी, कुछ धन्यवाद सर। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। आज सुबह से 3 सत्र हुए, आपका मैंने सुना, उसके पहले डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को सुना, उसके पहले उज्जवल निगम जी थे। एक बात बहुत गहराई से जो सामने आती है कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी समस्याएं हैं। चाहे वो पंजाब की बात आपने अभी कही, वो ड्रग्स की समस्याएं है, दूसरी जगहों पे दूसरी समस्याएं हैं। तो हम जो आपने प्रधानमंत्री जी का कहा कि उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक दूसरे देशों से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए,
लेकिन आंतरिक समस्याएं, चाहे वो इस वजह से हों कि जो प्रदेशों की सरकारें हैं, मैं उसमें एक राजनीतिक का विषय डाल रहा हूं, हालांकि मेरा उसका कोई मंतव्य नहीं है, तो पूरी तरह ये प्रश्न राष्ट्र प्रेम से, देश से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या कोई समाधान नहीं मिल सकता कि हम लोग पहले अपने इंटरनल सिक्योरिटी को, इंटरनल सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग बनाएं जिससे ये सारा न हो। जैसे आपने जो बात बताई कि सिम कार्ड बिक गए, वो इंटरनली हम लोग उसको मोबिलाइज नहीं कर पाए उस इंटेल इन्फो को, दैट वुड हैव बीन डन वेरी सक्सेसफुली, आई थिंक इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट आल्सो। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं संभव हो पाता एक भारतीय नागरिक की वजह से। इसका बहुत सरल उपाय है। मुंबई संकल्प की तरह आप हर जगह संकल्प का प्रोग्राम करिए, क्या बात है, क्या ताकि लोगों के बीच में समझ आए और लोगों को इसका पता चले। देखिए, मैं तो फौजी हूं, हम तो ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्र जो है सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। बहुत से लोग नहीं मानते। अब ये भावना जब तक नहीं आएगी तब तक आपको इसके अंदर गड़बड़ दिखाई देगी। दूसरी चीज है, अगर आप आगे की नहीं सोचेंगे, अब मैं 26/11 के संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा, 26/11 में आतंकवादी इस होटल में घुसे, बहुत देर तक एक्शन नहीं हुआ। उस समय मुंबई के अंदर एक कोलाबा में एक यूनिट रहती है इन्फेंट्री की, वो कुपवाड़ा से आई थी। आतंकियों के खिलाफ उनको पूरी महारियत थी। क्या उनके एक प्लेटून नहीं इस्तेमाल हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन वो रहा कि नहीं जी, ये पुलिस करेगी, अभी वो करेगा, अभी वो करेगा। ये एक हमारे यहां जब तक इन चीजों को तोड़ा नहीं जाएगा और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं ली जाएगी, तब तक गड़बड़ है। ये एक कमी है हमारी, और ये कमी इसलिए कि हमारा जो मनोभाव है वो है कि जी ये मेरी सल्तनत है, ये मेरा झंडा, ये मेरी मूंछ है। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक गड़बड़ है। अच्छा, एक सवाल और है, एक लास्ट सवाल बस करिए, उसके बाद। सर, 71 के वॉर में हमने उनके 93,000 सोल्जर्स प्रिजनर करके रखे थे। क्या उसके अगेंस्ट हम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का डील नहीं कर सकते थे, उनको रिटर्न करने के बदले में? तो वो अपनी फेल्यूर है। वॉर जीत के भी हमने कुछ पाया नहीं। आज बांग्लादेश स्वतंत्र होके जितने हमारे सैनिकों ने उनके लिए बलिदान दिए, फिर भी हमको बांग्लादेश से अभी तकलीफ हो रही है। मैं दो चीज आपको, उसके बाद आप अपने आप उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। पहली चीज, उस समय की वैश्विक स्थिति देखिएगा। सिर्फ एक राष्ट्र आपके साथ खड़ा था, एक, बाकी सब आपके खिलाफ थे। यहां तक कि निक्सन ने कहा कि आप सपोर्ट मत करिए, और उसको दिखाने के लिए उन्होंने उनके नवीनतम टैंकों को बड़े पब्लिसिटी के साथ पाकिस्तान को दिया। वो दूसरी बात है कि उनका सब वो ध्वस्त हो गए, एक पैटर्न नगर बन गया खेमकरन के अंदर, और अब वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं किसी कैंटोनमेंट में खड़े दिखाई देते हैं। पूरा विश्व आपके खिलाफ था। उस स्थिति के अंदर आप क्या करना चाहते थे, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपनी बात मनाने के लिए अपना काम, अब आप ये देखिए कि लड़ाई आपने शुरू की क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ, लेकिन 7th फ्लीट आपके बंगाल की खाड़ी में आने को तैयार खड़ा था। और वो तो हमें धन्यवाद देना चाहिए रूस का कि उनकी पनडुब्बियां 7th फ्लीट के आने से पहले पहुंच गई, स्टेलमेट हो गया। लेकिन आपके लिए एक बड़ी विकट स्थिति थी। उस विकट स्थिति के अंदर आप क्या मार्ग निकालते हैं, उस समय क्या मार्ग निकला, वो आपके सामने है। और दूसरी चीज ये कि देखिए, अगर हम ये सोच के चले कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो करेगा।
आखिर उसने ईस्ट पाकिस्तान खोया ना, बांग्लादेश तो उसके बाद बना, उसके कुछ जड़ें तो रह गई। उसने 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार भी दिया वहां पर जो उनके प्रबुद्ध जन थे, और वो जो छोटी छोटी जड़ें रह गई बाद में उनको फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के नीचे उनका इस्तेमाल हुआ, और एक माहौल ऐसा आया, खासकर मुजीब के मरने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद एक माहौल ऐसा आया जिसके अंदर ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ज्यादा बढ़े, तो इसलिए आपको दिक्कत आई। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, बांग्लादेश के लड़ाई के लिए जो लोग मारे गए उनका एक बहुत सुंदर मेमोरियल उनके नाम के साथ बांग्लादेश में पहले बना है, भारत में बाद में हुआ। भारत में नहीं है, हमारा तो सबके सब हमारे वॉर मेमोरियल जो है उसके अंदर नाम अंकित है, उन्होंने हमारे लिए बनाया। और कुछ साल पहले शेख हसीना आई थी और उन्होंने कहा कि जो सैनिक मारे गए हैं, हम उनके जो परिवारजन हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक रूप ये भी है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि कई बार हम किसी प्रवाह के अंदर घूम जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर कुछ गलती हमारी भी है। जब तक वो हम अपने अंदरूनी चीजों को नहीं ठीक करेंगे तब तक हमको हमेशा दिक्कत रहेगी। अच्छा, एक सवाल प्रफुल्ल केतकर पूछना चाहिए। जनरल साहब, मैं जानता हूं इंटरनल सिक्योरिटी और उसके संबंध में जो इकोसिस्टम खड़ी हो जाती है उसके बारे में आपके बहुत स्ट्रांग व्यूज है। हमारी पर्सनल लेवल पर बहुत बार उसके बारे में डिस्कशन भी हुई। कभी ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर खड़े हो जाते हैं, कभी जुडिशियरी के दरवाजे खटखटाते हैं, कभी मीडिया के थ्रू शांति की बात करते हैं। क्या आप सरकार के तौर पर इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी के बारे में आप देखते हैं अभी तक, या आपकी उसके बारे में कि इन एलिमेंट्स के साथ, एक तो है जो बाहर है, लेकिन वैचारिक तौर पर या किसी सोशल एक्टिविज्म के नाम पर, मीडिया एक्टिविज्म के नाम पर जो एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े होने वाली जो ताकतें हैं, उनको डील करने के लिए हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी तो है, लेकिन नेशन भी, यदि आपने जैसे कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी एज अ डेमोक्रेसी टू डील विद दिस? देखिए, इस मामले में अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें, जब उन्होंने कहा 5 प्रण करने चाहिए हमको, उसके अंदर कुछ बातें निहित हैं, और ये बातें जब तक हम नीचे तक नहीं पहुंचाएंगे, चाहे हमारी शैक्षिक व्यवस्था हो, चाहे जिस तरीके से हम अपने बच्चों को कुछ बताते हैं वो हो, चाहे हमारा पाठ्यक्रम हो, चीजें वहां से निकलेंगी। आज अगर पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा शुरू से पढ़ता है कि काफिरों को तो ये कर दो, हिंदुओं का तो सत्यानाश कर दो, तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा ये, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो अमेरिका में जाकर पढ़ ले, लेकिन वो चीज नहीं छोड़ेगा। तो ये एक बहुत लंबा काम है, और इसको मेरा अपना विचार है कि ये चीजें शुरू हो चुकी हैं, जिससे कि इस तरह की मनोभावना, इस तरह की चीज आपके दिमाग के अंदर रहे। पाठ्यक्रमों के अंदर जब तक सुधार नहीं होगा, हम कैसे पता करेंगे? अगर पाठ्यक्रम के अंदर आपको यही नहीं पता कि रानी झांसी का क्या रोल था, तो कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे? और अगर इस अमृत महोत्सव के नाम पर भारत सरकार ने अलग अलग उन लोगों को चुना और उनका एक सीरियल बना लोगों को बताने के लिए, तो ये अब हमारे ऊपर है अभिभावक के तौर पर कि हम अपने बच्चों को क्या सीखने देते। नहीं तो चीजें ऐसी चलती रहेंगी, और जितना सोशल मीडिया जिस तरीके से चलता है उस पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है डेमोक्रेसी में। एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ।
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे कि आपने बताया 71 के बारे में कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार कोई फैसले लिए जाते हैं। आप सेना में भी रहे, अब आप सत्ता में भी हैं। आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरहद के पार से ज्यादा खतरा है या सरहद के अंदर जो बैठे हुए हैं उनसे ज्यादा खतरा है? देखिए, द्विवेदी जी बोल गए, चंद्र प्रकाश जी, की अगर आपने कौटिल्य की बातों पर विचार नहीं किया तो आपको खतरा ही खतरा दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें हैं और अंदरूनी चीजें हमेशा ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि उनके बारे में पता नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं पंजाब के अंदर, मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया। अगर वहां पर लोग बाग इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ होगी। इसी तरीके से कई और प्रदेश हैं जहां पर सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए चीजों को बिगाड़ा जाता है और जब तक ये हम राजनीति को देश के सर्वस्व से नहीं जोड़ेंगे तब तक गड़बड़ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, अब तो सवाल बहुत सारा। जी 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 जी, एक सवाल। अच्छा, ये एक सवाल करते नहीं, उसके बाद ये दे दीजिए जी। बोलिए। अब आप उसको पढ़ के बोलेंगे तो फिर तो बड़ी गड़बड़। अच्छा, आप पूछे, अच्छा, खत्म करेंगे, हमने समय दिया था। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। नहीं, अब तक लोग बहुत टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं। मैं बहुत सीधा पूछूंगा। पहले हमने वो समय भी देखा है और एक मान्यता भी है कि जनरल बहुत सख्त होते थे, सेना का नेतृत्व तो बहुत सख्त होता था। अब देश का नेतृत्व क्या जनरल के मुकाबले ज्यादा सख्त है या उसकी सख्ती का लेवल कैसा है? देखिए, एक जनरल में और जनप्रतिनिधि में फर्क होता है। जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपको जनरल वाला रूप अलग रखना पड़ता है क्योंकि वो अब आप फौज के कमांडर नहीं है। अब आपको जनता का समर्थन चाहिए, जनता के लिए बात करनी, जनता के लिए काम करना है। कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। जो बदलता नहीं वो ये है कि जो आप बोलते वो करते हैं। नहीं, मेरे प्रश्न में ये था, आपके लिए तो है ही, देश के नेतृत्व के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ। एक समय था कि सेना के जनरल सख्त देखे जाते थे, नेता ढुलमुल होते हैं, ऐसा था। मेरा प्रश्न तो सीधा सा है। देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे कि देश का नेतृत्व जो है वो जिस तरीके से चल रहा है, बहुत उसके अंदर अंतर है पहले की सरकारों के मुकाबले। आज अगर आप जो लोग भी सरकार के हिस्सा हैं उनको देखेंगे, सब लोग काम कर रहे हैं। उनके काम का आकलन भी होता है, उनके काम का जायजा भी होता है, उनके काम को देखा भी जाता है, उनको काम दिया भी जाता है। शायद पहले ऐसा नहीं था। ये फर्क है और इसीलिए चीजें सुधरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अच्छा, नहीं ऐसे तो सर बहुत सवाल होंगे लेकिन ये लास्ट कर दीजिए। वो भी है पीछे भी। अच्छा, लास्ट कर लीजिए, चलिए आप जी। अच्छा, या दोनों का आपका, आप दोनों इकट्ठा बोल लीजिए, दोनों इकट्ठा, ताकि एक ही बारी में हम बात कर लें। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जो अभी बाजवा साहब जा रहे हैं, इसको ऊपर रखो। हाँ, तो बाजवा साहब जो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 71 में जो पाकिस्तान हारा था वो आर्मी की गलती नहीं थी, मतलब पाकिस्तान आर्मी कमजोर नहीं थी, इस वजह से वो लोग नहीं हारे थे, वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था उसकी वजह से वो हारे थे, और वी वांट टू करेक्ट इट, मतलब हम अभी भी करना चाह रहे हैं। और अब तो उनके जो आर्मी चीफ बन गए उनके ही आप क्या कहना चाहते हैं, इसका जवाब दे दूंगा मैं। जी जी, आप पूछें। जय हिंद सर, सिर्फ एक क्वेश्चन है। मेरे यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स आए हुए हैं, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा परफेक्ट आंसर ये कैडेट्स को कोई नहीं दे सकता है। सो आपसे सिर्फ 2 शब्द, ये बच्चों ने अपने देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए एज अ मेजर, एंड ऑल द कैडेट्स आर देयर। थैंक यू सो मच सर। सर, मुझे जनरल से मेजर बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एपोलॉइज सर। आपका जो
सवाल था जनरल बाजवा को लेकर के उन्होंने कहा कि 71 वॉर वाज नॉट जनरल बाजवा, देखिए ऐसा है कि जब आपको अपनी दलील रखनी होती है, अपने ही लोगों को बचाना होता है, तो आप कुछ बातें करते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है, और एक बार हमारे एक ऑफिसर थे और एक पाकिस्तानी ऑफिसर थे, दोनों साथ साथ ट्रेनिंग पर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के ऑफिसर ने कहा कि आप बताइए कि हिंदुस्तान की फौज में और पाकिस्तान की फौज में क्या फर्क है। उनका भाई फौज तो फौज होती है। उनका नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि पाकिस्तान की फौज के पास हुकूमत है। अब आप उस हुकूमत को अगर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि अपना दोष किसी और के सिर पर मढ़ दिया जाए। अगर आप कटघरे में खड़े हैं और आप कहें कि हाँ जी ये हमारी गलती थोड़ी है, ये तो पॉलिटिशियंस की गलती है, सबको पता है कि गलती किसकी है और गलती किस लिए है, वो भी पता है सब। तो ये बाजवा साहब की कोशिश थी कि फौज के अंदर उनको सपोर्ट मिले, वो शायद कुछ और साल चीफ बने रहें, कुछ और उनके मकानात और जमीनें उनको मिल जाएं, बैंक अकाउंट और खुल जाएं उनके। तो ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं है। जहां तक एनसीसी कैडेट्स का सवाल है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एनसीसी आपको बहुत कुछ सिखाती है, उसको सीखिए और उसका अनुसरण करिए लाइफ के अंदर। मैं भी जूनियर डिवीजन के अंदर था जब मैं स्कूल में था, और मैंने तीनों विंग देखे, क्योंकि एक एनसीसी के अंदर ये रहता था कि मैं अपना सी सर्टिफिकेट यहाँ पे पास कर लूं, उसके बाद दूसरे उसका भी कर लूं, एक सर्टिफिकेट का क्रेज होता था। तो तीनों विंग देखे, लेकिन उससे सीख बहुत कुछ मिली। और पहली सीख स्वावलंबन की मिली, दूसरी सीख अनुशासन की मिली, और तीसरी सीख ये मिली कि हमेशा देश के लिए सोचो। जितना आप देश के लिए सोचोगे उतना अच्छा है। इसी संकल्प के साथ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जनरल वीके सिंह आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी जनरल वीके सिंह जी से, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ भारत भूषण जी, हितेश शंकर जी और प्रफुल्ल केतकर जी, आप भी मंच पर आए और हमारी पुस्तक स्वतंत्रता के सोपान का विमोचन करें। विमोचन से पहले मैं चाहती हूँ हितेश जी इस पुस्तक के बारे में 2 शब्द बताएं। ये पुस्तक आपको देखने में बुकलेट छोटी लगेगी, परंतु इसके पीछे किया हुआ परिश्रम यदि मैं आपको बताऊं तो वास्तव में इसकी एडिटिंग सबसे बड़ी चीज है। इसमें सामग्री इतनी है कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे आयाम, डायमेंशंस, ये करीब 600 पेज की पुस्तक बन सकती थी, जो भारत जी के आग्रह पर कि इसे और छोटा करो और छोटा करो। ये फैक्ट शीट की तरह से इसके सारे डायमेंशन, ट्राइबल लीडर्स का क्या योगदान था, स्वतंत्रता की आजादी में महिलाएं कहाँ थी, उसमें विज्ञान का क्या योगदान था, आपको इतनी जानकारियां इसमें मिलेंगी कि आजकल हम सोशल मीडिया के लिए, बाकी सब के लिए जो उपयोग करते हैं, और सारी वेरीफाइड जानकारी है हर डायमेंशन की। बहुत बड़ी एक फैक्ट शीट है। एक टीम ने डेडलाइन के साथ काम किया, और मुझे अपनी टीम के बारे में बताते हुए हर्ष होता है। 72 घंटे तक लगातार काम किया और सिर्फ 4 घंटे का ब्रेक लिया उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक किताब बनी। साथ ही मैं हितेश जी और प्रफुल्ल जी से यह भी अनुरोध करूंगी कि आप उनको सम्मानित करें जनरल वीके सिंह जी के सम्मान में।